हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई क्लास 9th के जो बालक है ना, छोटे छोटे, उनकी बहुत दिन से जो है डिमांड आ रही थी कि सर क्लास 9th का भी कुछ शुरू करवाओ ना। आप क्लास 10th की पढ़ाते जा रहे हो, तो उनकी डिमांड पे मैं जो चैप्टर है क्लास 9th का हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसको लेके आ गया हूं मैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। पार्ट 1 है इसका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे पार्ट्स में चैप्टर आएगा और हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब ये चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग क्यों है, और इस चैप्टर की बहुत ज्यादा हाइप है। और ऐसा नहीं है कि चैप्टर सिर्फ क्लास 9 तक ही लिमिटेड है, इसका आप एक्सटेंडेड वर्जन क्लास 10th में भी देखोगे। तो इस चैप्टर को ना बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये जो हुआ था ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इससे पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था ना, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, वो चेंज हो गया था। मतलब आज जो आप देखते हो ना चीजें, लाइक एवरी नेशन इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, मोस्ट ऑफ द नेशन की बात कर रहा हूं मैं। मतलब ज्यादातर 90% जो देश है वो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। वहां की जो जनता है वही सब कुछ है यार। जैसे मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिली जो कौन चुनेगा? लोग ही चुनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 300-400 साल पहले ही ऐसा कुछ हुआ करता था, मतलब 300-400 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 300 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 150 साल ही ले लो, है ना। 150 साल पहले ऐसा हुआ करता था? तो नहीं था। 150-200 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। अलग अलग एम्पायर्स हुआ करते थे, वहां के किंग्स हुआ करते थे। वो जो किंग्स हुआ करते थे ना, वो अपनी मनमानी ढंग से काम किया करते थे, वो, है ना। सो एक शब्द यूज होता है यहाँ पर, डेस्पोटिक थे वो, है ना, अपने मर्जी से चला करते थे। और यहाँ पे जो जनता थी उनको ये पढ़ाया जाता था, ज्ञान पढ़ाया जाता था कि भाई होता ना एक पाठ पढ़ाना, कि तुम जो हो ना अपने राजा से ही प्यार करो। वही एक राष्ट्रवाद होता है, वही एक नेशनलिज्म जो होता है। और अगर आप ऐसी कोई चीजें डिमांड करते हो कि अपने राजा को जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो चुनेंगे, तो आप ना भगवान के अगेंस्ट जा रहे हो, है ना। पहले एक डिवाइन प्रिंसिपल पे पूरी दुनिया चलती थी कि आपका राजा जो है ना वो भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर है। और अगर आप राजा की बात नहीं माने तो इसमें इसका मतलब आप इनडायरेक्टली भगवान की या गॉड की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा कुछ सिस्टम चलता था, लोग भी इसे मानते थे, क्योंकि 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इलिटरेट पॉपुलेशन। और इसी के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1789 में, और इस इवेंट का ही नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत ही मतलब प्यारा चैप्टर है ये। आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस चैप्टर को पढ़ना है, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस लेक्चर को देखना है। ऐसा नहीं है 20 से स्किप कर दो, या फिर मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, वो होता है ना एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है उनकी, कहीं से भी टपक जाते हैं, वो कहीं एक ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करते। तो अगर आप पहले लेक्चर से देख रहे हो ना, तो ही ये चैप्टर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्ट से आप आके बीच में से देख रहे हो तो फिर समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और भाई इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई कि यूपीएल, ये आईपीएल नहीं है, वो ये यूपीएल है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, यूपीएल मतलब अनअकैडमी पोल्स लीग। अब आप अनअकैडमी के ऐप पे अलग अलग पोल्स, मतलब जो सर होंगे वो क्वेश्चंस करवाएंगे, सर या मैम्स, ये आप देख रहे हो, तो इनके अलग अलग सेशंस होंगे, इसमें ये पोल्स करवाएंगे। और इन केस अगर आप जीतते हो पोल, नंबर 1 पोजीशन आती है आपकी, तो आपको कुछ वाउचर्स वगैरह, कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। तो बेसिकली इसको अटेंड करिएगा, और अटेंड करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। और यहाँ पर ये जो पोल्स हैं और ये जो लीग हो रही है बेसिकली, तो आपको लेक्चर अटेंड करने हैं, और उस लेक्चर में ही ये लीग होगी जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पोल्स आएंगे। और अगर आप नंबर 1 आते हो या फिर आप जीतते हो, तो आपको Amazon वाउचर्स और बहुत सारे जो गिफ्ट्स हैं वो मिल सकते हैं। क्लियर हुआ ना? इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, तो भाई खेल सकते हो आप। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपकी नॉलेज भी एनहेंस होगी और गिफ्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो भाई इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो आज हम कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, है ना। तो आज ना हम बेसिकली बात करेंगे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। अब जैसे आपको कहीं का भी ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखना है ना, तो सबसे पहले वहां की जो सोसाइटी है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, वहां का जो समाज था वो कैसे डिवाइडेड था, किस प्रकार का वहां का समाज था, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। और फ्रांस की सोसाइटी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ फ्रांस की कहानी बताऊंगा। और एक ना इसको मूवी की तरह देखना है, ऐसा मूवी देखते हैं ना, और मूवी में जो स्टोरी शुरू होती है तो बीच का कोई भी पार्ट उठा लेते हैं, है ना, और उसकी 2 या 3 मिनट की क्लिप होती है, उसके बाद फिर मूवी शुरू होती है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो जैसे आप चैप्टर शुरू से पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में, तो यहां पर दिखाया गया है कि फ्रांस में पेरिस की सड़कों पर बहुत सारी भीड़ जो है वो इधर उधर भाग रही है, तरखाट मचा हुआ है। जैसा आपने देखा होगा मूवीज में ऐसे दिखाते हैं कि वो उसका थोड़ा सा प्लॉट दिखा देंगे, पूरा नहीं डिस्क्राइब करेंगे, वो 1 या 2 मिनट की क्लिप दिखाते हैं कि यहां कुछ हो रहा है। तो ऐसी फ्रांस में अभी है कि 6 से 7 हजार लोगों की जो भीड़ है वो इधर से उधर भाग रही है, और ये लोग एक जगह गैदर हो जाते हैं
और एक अपनी एक होता है ना मिलिशिया बना लेना, एक अपनी आर्मी बना लेना, है ना, वो बना लेते हैं लोग। एक टाउन हॉल जिसे बोलते हैं, बेसिकली जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, गैदर होते हैं, तो उस गैदरिंग को हम क्या बोल देते हैं, टाउन हॉल बोलते हैं। और ये लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं, इतना तरखाट क्यों मचा हुआ है भाई, इधर उधर भाग क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि किसी ने एक ना र्यूमर फैला दिया है कि भाई राजा ने ना शूटिंग के ऑर्डर दे दिए हैं, मतलब राजा ने अपनी आर्मी को बुलाया है और शूटिंग के ऑर्डर दे दिए। अब ये र्यूमर तो था, मतलब सच नहीं था, ये र्यूमर ही था, लेकिन लोग जो है बहुत ज्यादा नाराज हैं राजा से। नाराज क्यों, इसकी भी बात करेंगे हम। बहुत ज्यादा गुस्सा है लोग लुई 16 से, जो कि उस टाइम पर राजा था फ्रांस का। और लोग जो है एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, टाउन हॉल, जिसे हम टाउन हॉल बोलते हैं, और वो एक अपनी मिनी मिलिशिया बना लेते हैं, छोटी सी, मतलब आर्मी जो होती है ना वो बना लेते हैं, और वो जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह जो होते हैं उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हुआ ना? तो हमारी स्टोरी यहां से शुरू हुई है। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर ये लोग कर क्यों नहीं ऐसा? तो जैसा कि मैंने बोला कि वो लोग अपने राजा से नाराज हैं, यानी कि जो वहां का फ्रांस का राजा है लुई 16, जो कि बर्बन डायनेस्टी का किंग है, तो उससे बहुत नाराज है। आप उसने कुछ तो हरकतें की होंगी, कुछ तो उसने बेकार काम किए होंगे, तभी लोग उससे खुश नहीं है ना? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है ना, जो टॉपिक है आपका, जो ऐसे आप देखते हो ना, तो यह स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल। अच्छा, बेस्टिल क्या है? बेस्टिल बेसिकली एक फोर्ट का नाम है, एक प्रिजन का नाम है, जो कि एक किला था, फोर्ट था, इसके बारे में बात की है। अब होता क्या है, जो गुस्साई भीड़ जो होती है ना, इस किले को तोड़ देते हैं। इस किले के अंदर पहले घुसते हैं, इसके अंदर इतने भी प्रिजनर्स जो होते हैं, ज्यादा नहीं होते, 6-7 जो भी प्रिजनर्स जो होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है, और इस जो फोर्ट का जो कमांडर था उसको ये लोग मार देते हैं। भाई बहुत ज्यादा होता है ना, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, तो भीड़ जो होती है, गुस्साई भीड़, कमांडर को भी मार देती है। और ये लोग क्या ढूंढ रहे थे, मतलब वहां गए क्यों थे ये लोग, बेस्टिल के किले के अंदर घुसे क्यों थे ये लोग? क्योंकि इन्हें ना आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए थे, मतलब गोला बारूद चाहिए थे, क्योंकि ऐसे थोड़ा लड़ेंगे वो, आर्मी के अगेंस्ट लड़ना है, क्योंकि किसी ने रूमर फैला दिया कि भाई आर्मी आके तुम्हें गोली मार देगी। अब उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए तुम्हें हथियार तो चाहिए, वेपन्स तो चाहिए होंगे ना, तो ये लोग जाते हैं वेपन्स के लिए, और इन्हें कुछ नहीं मिलता वहां पे। और ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद उस किले को तोड़ देते हैं, और उस किले की जो ब्रिक्स वगैरह जो होती हैं, उसके पत्थर वगैरह जो होते हैं, उसके मार्केट में ले जाके बेचते हैं। और यहां पर ना एक सिंबल दिया गया है, मतलब ये जो किला है, बेस्टिल का जो किला है, इसको एक डेस्पोटिज्म का सिंबल दिया गया है। अब सर ये डेस्पोटिज्म क्या होता है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, डेस्पोटिक रूल है। डेस्पोटिज्म बेसिकली एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है, एक ऐसी विचारधारा होती है, जब कोई भी इंसान जो है ना, वो अपने हिसाब से चल रहा है, अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, डिसरिगार्डिंग द डिमांड्स ऑफ कॉमन पीपल। वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो जो है अपने हिसाब से चल रहा है। तो यहां पे डेस्पोटिज्म किसके लिए, जो शब्द है किसके लिए यूज हो रहा है, तो मुनार्क के लिए यूज हो रहा है, राजा के लिए यूज हो रहा है, कि भाई जो राजा था लुई 16, वो अपने हिसाब से चलता था, अपने अकॉर्डिंग चलता था, अपने मनमानी ढंग से जो है काम करता था, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेस्पोटिज्म बोल देते हैं। तो यहां पर बेस्टिल का जो किला है ना, उसको एक सिंबल माना गया है, तो इसलिए लोग जो है, गुस्साई भीड़ इस पूरे फोर्ट को तोड़ देती है, और उसको इनके जो ब्रिक्स जो होते हैं ना, उनको मार्केट में ले जाके बेचती है। मतलब होता है ना कि एक कोई आप लेवल सेट कर देते हो भाई, है ना, कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया, मतलब पहले इतिहास में ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अब हुआ है, तुमने बेस्टिल किले को तोड़ दिया, तो उसको एक सिंबल माना जाता है। होता है ना कि जीत का जो पहला कदम जो है, पहला जो स्टेप वो ले लिया था इन लोगों ने। तो ऐसा कुछ जो है फ्रांस में चल रहा है। तो स्टोरी हमारी यहां से शुरू हुई और हमने बेस्टिल के बारे में पढ़ा। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो उसके लिए थोड़ा सा हम फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रांस में सिचुएशन क्या थी उस टाइम पर, जो लुई 16 था वो राजा कैसे बना, उसके बाद राजा बनने के बाद क्या क्या इसने स्टेप्स लिए जिससे कि क्या होता है, लोगों को जो है गुस्सा आ गया। और फ्रांस की सबसे इंपॉर्टेंट जो है, फ्रांस की सोसाइटी उस टाइम पर कैसी थी, है ना, लोग कैसे थे, फ्रांस के लोगों की उस टाइम पर कंडीशन कैसी थी। क्योंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना बेटा, इससे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, और ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में और पूरे दुनिया में। तभी तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, कोई सेंस थोड़ा ना इस चैप्टर को पढ़ने का। सोच के देखो, हम इंडिया में बैठे हुए हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, कोई सेंस है इस चीज का? लेकिन फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये जो एस्पिरेशंस है ना, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, सोवेरेनिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये सब जो है कहां से आई है बेसिकली, ये सारे जो आइडियाज हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आए। इसमें आप एक नई क्लास के बारे में बात करेंगे, हम मिडिल क्लास के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो पॉइंट्स जो है ना वो पकड़ के रखना, थोड़ा सा कनेक्शन बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा बीच में, होता है ना एक धागा है, धागे के अंदर हमें मोती पिरोने हैं, तो आपको ना थोड़ा सा कहानी को कनेक्ट करते रहना है। क्लियर हुआ? चलिए, तो भाई ये बेस्टिल वाली जो कहानी है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो लिखा है ना वही है जो मैंने बताया आपको, है ना, मॉर्निंग सुबह की बात थी, 14 जुलाई 1789। तो यहां पर किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव टू द सिटी ऑफ पेरिस। यहां पे जो राजा है वो अपनी जो आर्मी होती है ना उसको कमांड करता है कि तुम जाओ शहर की तरफ जाओ। अब शहर में जो भी रिवॉल्ट हो रहा था इनके अगेंस्ट, उसको दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए भेजा था। लेकिन किसी ने ऐसी अफवाह उड़ा दी थी
कि राजा ने जो है यहाँ पे शूटिंग के ऑर्डर दे दिए हैं, है ना। तो 7,000 जो मैन एंड वुमेन जो होते हैं वो गैदर हो जाते हैं, और उस गैदरिंग को क्या बोलते हैं, टाउन हॉल बोलते हैं। टाउन हॉल को जगह का नाम नहीं है। टाउन हॉल बेसिकली होता है क्या, टाउन हॉल का सिंपल सा मतलब होता है कि जब लोग, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं, है ना। और अपनी एक छोटी सी ना पीपल मिलिशिया, मतलब लोगों के द्वारा बनाई हुई आर्मी। मिलिशिया का मतलब क्या होता है, एक बड़ी सी आर्मी बना लेना लोगों के द्वारा, जो कॉमन लोग हैं वो आर्मी बना लेते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पे देखो, अब ये सारी जो भीड़ होती है, ये गुस्साई भीड़ जो होती है पेरिस में, अलग अलग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको ढूंढ ढूंढ के इनको तोड़ना है, फिर इन पे अटैक करना जो है शुरू कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, अटैक ऑन बैस्टिल, है ना। तो ये सारी जो चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी आपको। तो यहां पे ये भी लिखा है बैस्टिल वाज हेटेड बाय ऑल, व्हाई। तो यहां पे यही था, क्यों, जो बैस्टिल का किला जो था वो सब इससे हेट करते थे, क्यों, क्योंकि एक डेस्पोटिज्म का सिंबल मानते थे ये लोग। क्लियर हुआ ना। चलिए तो भाई ये सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होगी। फिर इसको डिमोलिश कर दिया जाता है फोर्ट्रेस को, और उसके बाद इसको बेचा भी जाता है मार्केट में, इसके स्टोन्स को। आगे बात करते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं यहां पर किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब थोड़ा सा फ्रांस की सोसाइटी के बारे में बात करने से पहले हम लुई 16 के बारे में बात करते हैं। तो एक बहुत ही इनएफिशिएंट किंग था ये, होता ना। इनएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज में एफिशिएंट नहीं होते, आप कुशल नहीं होते किसी चीज में, आपको कोई चीज करनी नहीं आती। अब होता है ना, क्योंकि उस टाइम पर क्या चलता था सीन कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना। तो अब आप में वो काबिलियत हो या ना हो मैटर नहीं करता, अगर आप किसी राजा के बेटे हो तो आप राजा बनोगे, नो मैटर कि आप में वो एफिशिएंसी है या नहीं है। तो यही हुआ किसके साथ, इन भाई साहब के साथ हुआ, लुई 16 के साथ। अब 1774 में इनको फ्रांस का जो है, ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, बर्बन डायनेस्टी का राज था कहां पर, फ्रांस में। और 1774 में भाई ये असेंड कर देते हैं थ्रोन को, यानी कि ये गद्दी पे बैठ जाते हैं भाई, इनका राज अभिषेक होता है और ये राजा बन जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और जिस टाइम पर राजा बने थे उस टाइम पर इनकी एज क्या थी, तो ये 20 वर्ष के थे, 20 साल के थे। अब ये 20 साल की एज में भाई इनकी शादी हो जाती है। और भैया होता है ना, बोलते हैं आपस में कि मियां बीवी एक जैसे, तो इनकी जो बीवी होती हैं, जो कि ऑस्ट्रियन किंग की प्रिंसेस होती हैं, ये इनसे शादी हो जाती है। मतलब ससुराल भी इनका पास में होता है, ऑस्ट्रिया की हम बात करें। और इनकी बीवी का नाम क्या होता है, मैरी एंटनी। मैरी एंटनी जो है इनकी बीवी का नाम होता है, मैरी एंटनी। और ये मैरी एंटनी जो होती है बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह होते हैं, और इनके बीवी का काफी इंफ्लुएंस भी था इनके पास, है ना। बाद में आप देखोगे ये ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर फ्रांस पे अटैक कर देंगे, तो उसके ही आरोप में इनको ग्लोटिन कर दिया जाएगा, इनका गला धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो वो कहानी अलग है। लेकिन अभी इतना सुनो कि 20 साल की वर्ष में, 20 वर्ष की उम्र में जो है इनकी शादी हो जाती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, और इनका नाम था मैरी एंटनी। मतलब भाई ऑस्ट्रिया से इनके रिलेशन भी थे, दामाद थे भाई, है ना, सन इन लॉ। चलिए अब यहां पे क्या हुआ भाई, अब जब ये राजा बने तो उन्हें पता लगा कि इनकी जो तिजोरी है ना, इनकी जो ट्रेजरी है वो खाली है, तिजोरी खाली है, कुछ है ही नहीं उसमें, पैसा है ही नहीं। अब किसी भी राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है ना। और वो पैसा कहां से आता है, हम अभी बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है। जो सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, ये गवर्नमेंट पैसा लाती कहां से है, तो भाई टैक्स से लाती है। जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, उससे ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ना देश का। अब जब ये राजा बने तो इन्हें पता लगा कि भाई ये तिजोरी तो पूरी खाली पड़ी हुई है, क्या करें हम, है ना। अब तिजोरी खाली क्यों हुई, मतलब इनसे पहले भी तो कोई राजा रहा होगा ना, इनके पापा राजा रहे होंगे, इनके पापा के पापा राजा रहे होंगे। तो उन्होंने ऐसे कौन से काम किए जिसकी वजह से इनकी पूरी तिजोरी जो होती है वो खाली हो गई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर कुछ रीजन है इसकी वजह से जो है फ्रांस की जो तिजोरी है वो खाली हो गई। पहली चीज क्या थी भाई, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। अब इन्होंने बहुत ज्यादा वॉर लड़े। एक तो मतलब होता है ना एक जलन, पहले क्या था, पहले एक इंपीरियलिज्म की फीलिंग बहुत थी कि भाई हमें क्या है, दूसरे की जो स्टेट्स है उन पे भी हमें क्या करना है, उनको भी कैप्चर करना है ना, और उसको भी इन्वेड करना है। तो पहले ये जो फीलिंग थी बहुत थी, तो इन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े, है ना। अब दूसरा क्या था, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन था भाई, इनकी अय्याशियां भाई। आप देखोगे इनका जो कोर्ट था, यानी कि इनको वर्सली का जो इनका वर्सलीस का इनका जो किला था जहां पे रहा करते थे, उसके जो मेंटेनेंस के जो खर्चे थे, मेंटेनेंस का जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी बहुत ज्यादा थी। पार्टियां चल रही हैं भाई, है ना, महंगे महंगे सामान इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उस टाइम जैसे आज के टाइम पर देखते हो ना आप, जैसे नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, इनकी कितनी महंगी महंगी शादियां होती हैं, 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, हजार करोड़ की शादी होती है। तो इनका भी यही सीन था। ये लोग, इनके जो खर्चे थे बहुत ज्यादा थे, और जहां ये रहते थे उस किले को मेंटेन करने के लिए भी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती थी। अब सोच के देखो, ये जो पैसा है कहां का है, जनता का पैसा है ना। अब जनता का पैसा कहां जा रहा है, पूरा इनकी शान और शौकत में जा रहा है। तो ये भी एक रीजन था। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन था ना, वो ये था कि इन्होंने क्या किया था, उस टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
मतलब उस टाइम पर अमेरिका जो है एक देश बन चुका था, इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था, और अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलवाने में किसने मदद की थी? फ्रांस ने मदद की थी। अब इंडिपेंडेंस दिलवाने में फ्रांस ने मदद की थी तो उसमें भी तो खर्चा होता है ना, कितने सारे वॉर लड़े होंगे उसके बाद जाके उन 13 कॉलोनी को, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, क्योंकि इनकी और ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा राइवलरी थी, मतलब फ्रांस और ब्रिटेन ये दुश्मन थे। क्यों दुश्मन थे? क्योंकि फ्रांस ने यूएस में जाके जो 13 कॉलोनी थी जो कि ब्रिटेन के अंडर में थी उनको आजादी दिलवाई थी। सोच के देखो ना, मतलब सोच रहे हो यहां पे चल क्या रहा है कि तुम्हारे घर में खाने को कुछ है नहीं और तुम दूसरों को यहां जाके उनकी हेल्प कर रहे हो। तो ये सिस्टम है यहां पे कि तुमने क्या किया, तुमने जो है अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज जो है जो ब्रिटेन के अंडर में थी उनको इंडिपेंडेंस दिलवा दी, उनको सपोर्ट किया तुमने। अब सपोर्ट किया होगा, पैसा खर्च हुआ होगा उसमें। अब तुम्हारे घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं भाई, जनता तुम्हारी जो भूखी मर रही है और तुम क्या कर रहे हो, तुम दूसरों को इंडिपेंडेंस दिलवा रहे हो। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे जो अमेरिकन कॉलोनीज जो थी उनको इंडिपेंडेंस भी दिलवाई, और इसके चक्कर में हुआ क्या, इन पे बहुत सारा जो है कर्जा लग गया, लोन ले रखा था इन्होंने एक दूसरे देशों से, बहुत ज्यादा कर्जा था इनके पास में, और इनकी हालत जो है बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। अब यही जो है इनकी एक होता ना, एक डिक्लाइन का जो है कारण बनेगा। किसके डिक्लाइन का कारण? लुई 16 के, है ना। तो यहां पर जो है ये कहानी सारी जो हम जानेंगे। अब क्या हुआ आगे, अब ये कौन से स्टेप्स लेंगे जिससे कि जनता नाराज हो जाएगी। अब तक कहानी हमने ये पढ़ी है कि जो फ्रांस की तिजोरी जो है ना वो खाली हो गई है। अब यहां पे राजा क्या करेगा? अब उसके बारे में पढ़ने से पहले ना हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो फ्रांस की सोसाइटी जो थी ना वो कैसी थी, किस तरीके की फ्रांस की सोसाइटी थी। हर जगह की सोसाइटी होती है ना भाई, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सोसाइटी थी वो कास्ट के बेसिस पे थी, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो यहां पे हम बात करें, अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो यहां पर भी क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। क्लास बेस्ड सोसाइटी का मतलब क्या है, यहां पे अलग अलग क्लासेस थी, और यहां पर हमने 3 टाइप्स की क्लासेस को बांट लिया है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? क्लर्जी। जो क्लर्जी क्लास है वो आती थी। क्लर्जी कौन होते हैं? तो बेसिकली जो चर्च के जो भी मेंबर्स होते हैं, उनकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्लर्जी बोल देते हैं। अब बेसिकली ये भी जो भी चर्च से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सारा मसला कौन देखता है? क्लर्जी जो वर्ग होता है वो देखता है, और ये सबसे ऊंचा वर्ग था फर्स्ट स्टेट। मतलब राजा भी इनसे कोई भी अगर सजेशन लेना है, कोई भी एडवाइस लेनी है तो इनसे लिया करते थे, और ये नंबर 1 पे था फर्स्ट स्टेट। जैसे हमारे यहां पे ब्राह्मण हुआ करते थे ना, जो अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे, तो इनके यहां पे क्लर्जी ग्रुप था। और दूसरा कौन था? दूसरा नोबल, इनको हम एलिट भी बोलते हैं, एरिस्टोक्रेट्स भी बोलते हैं। अब ये कौन थे भाई? तो भाई ये आज के अंबानी, अदानी, है ना, सिंपल सा अंबानी, अदानी, जितने भी अमीर अमीर लोग देखते हो ना, जो ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर में चलते हैं, तो ये कौन थे भाई? इस टाइम पर यही थे नोबल्स। ये एलिट क्लास के हुआ करते थे भाई, बड़ा पैसा, इनकी पहुंच जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। इनके बड़े बड़े इनकी जागीरें हुआ करती थी, उन पर जो है ये लोग किसानों को, मजदूरों को काम करवाया करते थे, और इनके काफी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे राजाओं से। तो ये थर्ड स्टेट, ये सेकंड स्टेट में आ गए। अब थर्ड स्टेट में कौन थे? तो थर्ड स्टेट भी 3 टाइप्स में बटा हुआ था। पहला था कि थर्ड स्टेट में जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, छोटे मोटे जो प्रोफेशनल्स हैं, उसके बाद इसमें जो फार्मर्स हैं, शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस, ये, और उसके बाद लैंडलेस लेबर, पुअर, ये सब किस में आते थे? मतलब जो आम जनता आपको दिखाई देती है ना आज के टाइम पर, आम जनता, कॉमन पीपल जिसे बोलते हैं, मिडिल क्लास, तो वो थर्ड स्टेट में आती थी, और बाकी जितने भी गरीब वगैरह जो लोग हैं वो सब आते थे थर्ड स्टेट में। क्लियर हुआ? अब थर्ड स्टेट की हम बात करें तो इससे एक नया वर्ग निकलेगा, एक नई क्लास निकलेगी, इसको हमने बोल दिया मिडिल क्लास। अब वो कहानी अलग है, बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ, फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो 3 वर्गों में बटी हुई थी, 3 क्लासेस में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड। क्लर्जी वाला फर्स्ट में था, सेकंड वाला नोबल्स, और थर्ड वाला जो कॉमन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, ये सब थर्ड में आते थे। मतलब बचे हुए सारे थर्ड में आते थे। तो ऐसी कुछ जो है सोसाइटी हुआ करती थी फ्रांस की। और हाँ, फ्रांस की अगर मैं ओल्ड रिजिम की बात करूं ना, वो कैसी थी? वो फ्यूडल बेस्ड थी। फ्यूडल सिस्टम जानते हो? फ्यूडल क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं सामंतवाद। मतलब बड़े बड़े लॉर्ड्स हुआ करते थे, बड़े बड़े लॉर्ड्स, और इनकी बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी। उन जागीरों पर गरीब लोग या फिर लेबर वगैरह जो है, या फिर किसान जो है काम क्या करते थे, उसके बदले इनसे टैक्स भी लिया जाता था, है ना, जिसको हम क्या बोलते थे? मैनुअल ड्यूज बोलते थे बेसिकली, है ना। सर्वडम भी हुआ करता था उस टाइम पे। सर्वडम बहुत फेमस था, मतलब आप किसी के अंडर में अगर काम कर रहे हो तो उसको आपको सर्व करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी जो प्रथाएं हैं काफी फ्रांस में पॉपुलर थी, तो उसी के बारे में यहां पे बात की जा रही है। क्लियर हुआ ना? तो द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? अब सोच के देखो, कायदे की बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड को भी टैक्स देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सबसे ज्यादा अमीर है। और ये जो क्लर्जी वर्ग था ना, क्लर्जी वर्ग जो क्लास थी, इनके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी। मतलब जो फ्रांस में 60 to 70% जमीन थी वो इन
2 क्लासेस के पास थी, फर्स्ट और सेकंड के पास। सोच के देखो 60-70% जो लैंड है फ्रांस का वो किसके पास था? नोबल्स के पास, क्लर्जीज के पास। अब कायदे से टैक्स इन्हें भी देना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं था ऐसा। अब यहां पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थी वो टैक्स से एग्जाम्प्ट थी, मतलब छूट था, इन्हें टैक्स देने की जरूरत ही नहीं थी। और पूरा जो टैक्स का बर्डन था वो किस पे था? वो थर्ड स्टेट पे था। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी। अब ये कोई सेंस, डज इट मेक एनी सेंस? बताओ, डज इट मेक एनी सेंस क्या पूरा जो बर्डन है टैक्स का दैट वाज ऑन थर्ड स्टेट? तो ये सबसे गलत चीज थी फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप की हम बात करें। द सोसाइटी ऑफ ईस्ट स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। अब जैसे हम फ्यूडल सिस्टम की बात करें तो अभी का नहीं था फ्यूडल सिस्टम, बहुत पहले का था। मतलब अगर मिडिल आप 8th और 7th सेंचुरी की बात करोगे तब से ये फ्यूडल सिस्टम जो था काफी पॉपुलर हुआ था और ये चला आ रहा था। मतलब ये है ना, द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789। अब ये ओल्ड रिजीम की बात हो रही है ना, ओल्ड रिजीम का मतलब क्या है कि 1789 से पहले जैसा सोसाइटी थी फ्रांस की, उसको हमने बताने के लिए ओल्ड रिजीम का जो है यूज किया है। ये शब्द का यूज हमने फ्रांस की सोसाइटी थी बिफोर 1789 में तो रिवोल्ट हो गया था, उसके बाद देखोगे आप फ्रांस स्टेट बन जाता है, वो बात की कहानी है खैर, लेकिन यहां पर ये बताया गया है ना। अब यहां पे सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी आपको। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब ये जो फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे इनके पास बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस हुआ करती थी। मतलब अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुमने फर्स्ट या सेकंड स्टेट के घर में जन्म लिया, तो बाय बर्थ ही तुम्हारे पास बहुत सारी प्रिविलेजेस है। इसमें सबसे बड़ी प्रिविलेज तो यही थी कि तुम्हें टैक्स ही नहीं देना। सोच के देखो, मतलब तुम जो भी कमा रहे हो उसमें तुम्हें कुछ नहीं देना, ठीक है ना। पीजेंट्स वर ऑब्लिगेड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड्स टू वर्क in his house and fields to serve in the army or to participate in the building road। अब यहां पे सुनो, यहां पे जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, इसमें पीजेंट्स वगैरह थे, लैंडलेस लेबर थे, तो ये अपनी सर्विसेज किसको दिया करते थे? लॉर्ड्स को, है ना। इनके घरों में काम करते थे। इनके काम क्या थे? इनके घरों में काम करना, फील्ड्स में काम करना, इन्हें सर्व करना और आर्मी में पार्टिसिपेट करना, और क्या करना भाई, और रोड्स को बनाना। तो ये यही काम थे इनके। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। सोच के देखो 90% पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट से भरी हुई थी। पीजेंट थे मतलब किसान वगैरह थे, और इसमें किसानों में भी अलग अलग किसान थे। थोड़े से ठीक ठाक किसान, इन पर थोड़ी बहुत जमीन है, या फिर इनमें बहुत सारे किसान ऐसे भी तो लैंडलेस हुआ करते थे, वो दूसरों की जमीनों पर काम किया करते थे, है ना। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। मैंने बोला ना कि 90% किसान है, लेकिन इसमें तो कुछ ही ऐसे किसान है इनका खुद का लैंड है, वरना वो दूसरे के लैंड पे काम करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स एंड चर्च। आगे वही बात, 60%, सोच के देखो 60% बहुत ज्यादा होता है। पूरे फ्रांस का 60% जो लैंड है वो किसके द्वारा एक्वायर किया गया? चर्च के द्वारा, यानी कि क्लर्जी और नोबल्स के द्वारा, ठीक है, उनका ही है। एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट की रिचर मेंबर की बात, सर थर्ड स्टेट में रिच आते नहीं, थर्ड स्टेट में रिच आते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अदर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर थर्ड स्टेट में रिच लोग आते थे बेटा, आते थे बिल्कुल। और ऐसा भी हुआ करता था कि अगर आप एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर देते हो, है ना, तो आप थर्ड स्टेट से नोबल भी बन सकते थे आप। तो यहां पे थर्ड स्टेट में जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, वो भी थर्ड स्टेट का ही पार्ट थे, ठीक है ना। तो इनके पास भी कुछ लैंड हुआ करता था। तो 60% लैंड में कौन था? 60% लैंड में आप देखोगे ये राजा, ये चर्च हो गया और नोबल्स हो गए, और कुछ जो रिचर मेंबर है थर्ड स्टेट के, उनके पास जो है लैंड था। अब टैक्सेस की हम बात कर लेते हैं। टैक्सेस कौन कौन से थे? टैक्सेस के बारे में याद करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता था। तो उस टाइम पर फ्रांस में 2 तरह के टैक्सेस लगा करते थे, एक तो था टिथ और दूसरा था टाइल। अब टिथ जो टैक्स है ना, वो किस पर लगा करता था? जो भी आपने प्रोडक्शन किया है उसके 1/10 पार्ट पे जो है टैक्स लगा करता था। ये टैक्स चार्ज कौन किया करता था? चर्च को। आपने जो भी प्रोड्यूस किया है तो उसका 1/10वां भाग जो आपको किसको देना है? चर्च को देना है। और हां, अब दूसरा कौन सा? दूसरा टाइल। टाइल का मतलब क्या? तो टाइल का मतलब जो नॉर्मली आप टैक्स पे करते हो किसको? गवर्नमेंट को, सरकार को। उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? लुई 16 की थी। तो आप जो भी राजा को टैक्स पे कर रहे हो तो वो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा टाइल। तो टिथ का मतलब जो आप टैक्स चर्च को पे कर रहे हो, वो भगवान के नाम पे टैक्स लिया जाता था कि भाई आपने जो भी प्रोड्यूस किया है उसका 1/10 आपको भगवान जी को चढ़ाना है। बाकी हालांकि वो भगवान जी को जाता नहीं था, लेकिन वो किसको जाता? चर्च को जाता था। क्लियर हुआ ना? तो यही वही लिखा हुआ है। सो द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन हैड टैक्स लाइक टिथ गिवन 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द चर्च। मतलब जो भी आपने एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस जो है वो आपको चर्च को देना है। एंड टाइल टैक्स टू द स्टेट। दे आल्सो लेविड टैक्स ऑन सॉल्ट एंड टोबैको, है ना। अमंग द स्टेट ओनली द थर्ड स्टेट हैड टू बियर द टैक्स बर्डन। सोच के देखो, मतलब, है ना। अगर हम बात करें
अगर हम तीनों स्टेट्स की बात करें तो थर्ड स्टेट को ही पूरे टैक्स का बर्डन झेलना पड़ता था, और ये मेन कारण बना था किसका, ये मेन कारण था रिवॉल्ट का, है ना। अभी आप आगे पढ़ोगे, आज का लेक्चर यहीं तक हम रखते हैं, ठीक है ना। आगे आप पढ़ोगे कि यहां पर अब, क्योंकि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ट्रेजरी जो है खाली हो गई है, उनकी तिजोरी खाली हो गई है, पैसे की जरूरत है। अब यहां पर राजा ना टैक्स बढ़ाने की बात करेगा, और बवाल यहीं से शुरू होगा, क्योंकि सारा जो टैक्स बर्डन है वो किस पे था, वो थर्ड स्टेट पे था। टिथ और टाइल सबका क्लियर हुआ ना। शायद जो टाइल जो टिथ जो था वो शायद नोबल्स को देना पड़ता था, मतलब जो नोबल्स हैं जो खेती कर रहे हैं तो उनको भी 1/10 भाग चर्च को देना पड़ता था। लेकिन जो आप टैक्स राजा को दे रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट को दे रहे हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड स्टेट ही पार्टिसिपेट करते थे। कोई भी जो है, मतलब फर्स्ट और सेकंड को ये बाय बर्थ प्रिविलेज थी कि भाई तुम्हें जो है कोई भी टैक्स नहीं देना, है ना। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर हम एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर मजा आया होगा। कहानी की तरह पढ़ना है, चीजों को कनेक्ट करते रहना है, और अगला लेक्चर हम जल्दी लाऊंगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारे लेक्चर समझ में आया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।